बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज जैसा कि टॉपिक हमारा गो थ्रू है फैमिली ट्रायल्स, स्टेजेस ऑफ फैमिली ट्रायल। इसके स्टेजेस कौन से हैं? हमने प्रेजेंटेशन ऑफ प्लान सेक्शन 7 पढ़ा था, उसके बाद सेक्शन 8। आज हम सेक्शन 9 को एलाबरेट करेंगे आपके सामने कि सेक्शन 9 जो है वो रिटन स्टेटमेंट के हवाले से है। जवाब दावा ये फाइल करता है हमेशा डिफेंडेंट। सेक्शन 8 के तहत इंटीमेट इनको किया गया था कि आप आ जाएं 30 डेज़ के अंदर अपना रिटन स्टेटमेंट जवाब दावा फाइल करें। तो इसका जो है अपना ऑन द डेट फिक्स्ड अंडर क्लास ए ऑफ द सबसेक्शन 1 सेक्शन 8, उसमें कहा गया था कि 30 डेज़ के अंदर स्पेसिफाइड डेट को आप आएँ और अपना केस फाइल करें, जवाब दावा फाइल करें, जो भी आपका है वो डिफेंडेंट, फिर चाहे वो वाइफ हो या हस्बैंड हो, ये डिपेंड करता है। तो वो आएगा अपना केस फाइल करेगा अलॉन्ग विथ विटनेसेस, और विटनेसेस के जो प्रिसाइज समरी जो है, जैसे कि उनका क्या बयान है वो भी मेंशन करेगा, वो भी साथ जो है वो लगाएगा, रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा ऑन दी स्पेसिफाइड डेट। उसके बाद सेक्शन 1 का क्लास 1 ए है, अगर डिफेंडेंट हस्बैंड है, अगर उसने कोई रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स हक के जनाशोई फाइल नहीं किया, तो वो उसी केस में जो लेडी ने वाइफ ने किया है, अगेन डावरी का हो, मेंटेनेंस का हो, खुला का हो, तो उसी में अपना रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट जो है वो फाइल करेगा। मतलब उसमें बताएगा कि मैं इसको रखना चाह रहा हूँ और ये आना नहीं चाहती घर पे, जो भी उसके हों, तो उसी में जो है अपना बताएगा, और उसको प्लेंट ही तस्वुर किया जाएगा, मतलब उसी केस ही तस्वुर किया जाए, उसको सेपरेट सूट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिफेंडेंट लेडी है, वाइफ है, सूट फॉर जो है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स फाइल किया हस्बैंड ने, डिफेंडेंट जो है वाइफ है, तो इसका 1B ये कहता है कि वो उसी में ही अपना डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज, मेंटेनेंस, जो भी उसका क्लेम है, डावरी डावर जो भी है, वो उसी में ही क्लेम करेगी कि उसको भी तस्वुर प्लान किया जाएगा उसी का केस, सेपरेट केस फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। फैमिली खुला के जो भी नेचर ऑफ केसेस है पार्ट 1 शेड्यूल में ये दिया गया है। अच्छा, इसका प्रोवाइडेड ये कहता है सेक्शन 4 सब सेक्शन 4 सेक्शन 10 का, कि आप ये प्री ट्रायल का मसला है, जब इनको आपस में बिठाएंगे रिकन्साइलेशन के लिए, इनको बनाने के लिए, अगर वो फेल जाता है तो उस सूरत में कोर्ट जो है वो ऑब्ज़र्व करेगा और इशूज़ फ्रेम करेगा आगे एविडेंस के लिए, लेकिन खुला ग्रांट करने के बाद, खुला का डिक्री होने के बाद। उसके बाद सेक्शन 2 है, डिफेंडेंट जो है जो आएगा अपना केस फाइल करेगा, रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा, जवाब दावा फाइल करेगा, उसी में ही जो है उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स है जिस पे वो रिलाई करता है, जो उसके प्लेंट को, उसके दिफा को सपोर्ट करता है, तो वो उसमें लगाएगा, उसी में मेंशन करेगा, उसके पास हैं तो वो इनेक्स भी करेगा। इसका जो है सब सेक्शन 3 ये कहता है, अगर ऐसा डॉक्यूमेंट जो सपोर्ट करे उसी केस को, तो उसको डिफेंडेंट जो है उसके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो उसका रीज़न बताएगा कि भाई ये डॉक्यूमेंट मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं इस पर रिलाई करता हूँ, मेरे पोजीशन में नहीं है, किसी और के पोजीशन में, तो वो भी कोर्ट में रीज़न बताएगा, वो कंसिडर किया जाएगा। सेक्शन 4 का जो है वो जितने भी लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिटन स्टेटमेंट है, उसकी कॉपी जो है वो अदर साइड को, फिर अटॉर्नी हो, प्लेंटिफ खुद हो या उसका वकील हो, उसको कॉपी सप्लाई करेगा, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं जो हमने ऊपर बताए। सेक्शन 5 जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जिस दिन डेट फिक्स हुई उस दिन रिटन स्टेटमेंट या डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ, तो कोर्ट जो है वो फैमिली कोर्ट उस अपीयरेंस पे जो एक्सपर्टी कर सकता है, मतलब एक तरफा कोई ऑर्डर कर सकता है कि वो डिफेंडेंट अपीयर नहीं हुआ है, डेट फिक्स था। अच्छा, प्रोवाइडेड में ये कहा गया कोर्ट जो है वो एक हेयरिंग एडजर्न करेगा मैटर को नेक्स्ट डेट के लिए, लेकिन उस नेक्स्ट डेट पे डिफेंडेंट आया डेट पे या उस डेट के बाद,
सॉरी डेट पे या डेट से पहले उसने कोई असाइन रीज़न किया कि भाई मैं नहीं आ सकता था, कहीं हॉस्पिटल में था, कोई गुड रीज़न हो, तो उसमें वो उसका जो है बच जाएगा, स्ट्राइक ऑफ नहीं होगा, उसमें वो रिटर्न स्टेटमेंट फाइल कर सकता है। लेकिन बी में अगर डिफेंडेंट जो है ये प्रूव नहीं कर सकता है कि मैं जो है अपना नहीं आ सका या ये इस चीज़ को प्रूव नहीं कर सकता है, तो कोर्ट ये भी देखेगी कि डिफेंडेंट को क्या नोटिस सर्व हुए हैं नहीं हुए हैं, उसका एक्नॉलेजमेंट देखेगा। तो उस सूरत में कोर्ट जो है इसको फिर रिपीट जो है सेक्शन 8 के तहत रिपीट नोटिस करेगा। अच्छा, आगे है सेक्शन 6 सॉरी, इसी का सेक्शन 9 का 7। दोस्तों ये जो सेक्शन है बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है, क्योंकि इसमें दिफा दिया गया है और दिफा के साथ क्लेम भी कर सकता है, चाहे वाइफ हो चाहे अपना हस्बैंड हो। अच्छा, आगे सेक्शन 6 ये कहता है कि अगर डिफेंडेंट नहीं आया और उसको पता था वो नहीं आया, तो कोर्ट उसको एक्सपर्टी डिक्री करेगा। अगर सफिशेंट काज नहीं है उसके पास, तो उस केस को वो कोर्ट जो है डिक्री करेगा, एक्सपर्टी डिक्री, और वो डिक्री जो है भेजे जाएंगे डिफेंडेंट के एड्रेस पे। उसका जो कास्ट पे होगा वो बेयर ऑन द बेयर ऑफ प्लेंटिफ, वो बर्दाश्त कौन करेगा, वो प्लेंटिफ करेगा जिसने केस फाइल किया है। अच्छा, इसके आगे सेक्शन 7 बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ऑर्डर पास हुआ है एक्सपर्टी का 3 दिन के अंदर, मतलब 3 दिन के बाद जो है वो कोर्ट उसको भेजेगा उसी के एड्रेस पे। जो भी आपके सेक्शन 8 के तहत जो मैनर्स हैं, जो कॉस्ट हैं, पोस्ट जो जिस तरीके से वो उसको जो है कोर्ट वो डिग्री को भेजेगा, क्योंकि उसको डिग्री को सेट असाइड करने के लिए उसको मालूम होना इम्पॉर्टेंट है। और सेक्शन 8 ये कहता है कि ये ड्यू प्रोसेस ड्यू सर्विस है, अगर ड्यू सर्विस नहीं हुआ तो वो सेट असाइड हो सकता है एक्सपर्टी डिग्री। दोस्तों ये छोटा सा प्रोविजन था सेक्शन 9 के हवाले से, जो जवाब कैसे फ़ाइल होते हैं अगर एक्सपर्टी हो जाएं, तो उस सूरत में कोर्ट क्या कर सकती है और पार्टी के पास क्या अख्तियारात हैं। और ये भी है कि आप सेपरेट सूट भी फाइल नहीं कर सकते हैं, उसी में अगर हस्बैंड ने किया है तो उसकी जो है वो वाइफ कर सकती है क्लेम उसी सेक्शन में 9 में। अगर लेडी ने किया है तो वो भी जो है काउंटर क्लेम उसी में। इसको काइंडली सीपीसी में सेट ऑफ कहा जाता है काउंटर क्लेम, लेकिन फैमिली कोर्ट में ये क्लेम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं एक जजमेंट आपको रेफ़र करता हूँ इस हवाले से। सेक्शन 9 को अच्छी तरह इन्होंने एलाबरेट किया है कि किस तरह से सेक्शन 9 गाइडलाइन दिया है। 2019 एमएलडी 401 पेज नंबर है। ये पेशावर जो है एबटाबाद बेंच का जो है एक जजमेंट है। इसमें एक केस फाइल हुआ था। जो वाइफ थी उन्होंने जो है केस फाइल किया था मेंटेनेंस अलाउंस डावर एंड डावरी आर्टिकल, क्योंकि उसका शोहर जो है वो अब्रॉड था, मतलब कि पाकिस्तान से बाहर था किसी और कंट्री में। तो उसने जो है फरीक बनाया ससुर को और उसके हस्बैंड को, लेकिन उसका ससुर आया, उन्होंने जवाब फाइल किया और पावर जो है वो फाइल की, लेकिन डिफेंडेंट 1 जो था वो बाहर था डेफिनेटली। तो ये स्ट्रक ऑफ हो गया, उसका जो क्लेम था डिफेंडेंट का वो स्ट्रक ऑफ हो गया, तो सूट जो है एक्सपर्टी हो गया। तो उस हवाले से इन्होंने जजमेंट चैलेंज किया बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट्स के कुछ ऑब्जर्वेशन हैं कि आप जो है डिफेंडेंट 1 जो था, जो अब्रॉड में था, तो उसका जो राइट था, उसके फादर वो एज ए एजेंट भी हैं, वो एज ए फरीक भी हैं, उन्होंने तो अपना जवाब फाइल किया ऑन द बिहाफ ऑफ हिमसेल्फ एज वेल एज ऑन बिहाफ ऑफ हिज सन। तो कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया, वो बिल्कुल सरासर गलत था, क्योंकि वकालतनामा पे जो होता है वो एज ए एजेंट, मतलब कि आप काउंसिल इंगेज कर सकते हैं, हम उस नोटिस में भी लिखते हैं कि आप काउंसिल जो है इंगेज कर सकते हैं।
तो आगे चल के कुछ अपना हाई कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिए हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इसमें कहा है डिफेंडेंट कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट। सेक्शन 18 ये कहता है कि अगर लेडी है, अगर उस वो प्रधानशील लेडी है, तो वो अपीयर भी नहीं हो सकती है, वो अपने एजेंट को, अपने अटॉर्नी को पेश कर सकते हैं। लेकिन इसी जजमेंट में उसी मेल मेंबर को, हस्बैंड को ये परमिशन दिया गया है, वो बाहर है तो वो अटॉर्नी के थ्रू पेश हो सकते हैं, कोई अटॉर्नी कर सकते हैं थ्रू काउंसलेट। अच्छा, इसका टू जो अपना ऑब्जर्वेशन है, वकालतनामा बी रिटर्न टू द लैंड काउंसिल फॉर द डिफेंडेंट फॉर फाइलिंग द सेम एंड रीसबमिट इट बिफोर द ट्रायल कोर्ट। वकालतनामा रिटर्न किया गया कि उसको जो है वो रीसबमिट कर सकता है। अच्छा, 3 में ये डिफेंड नंबर 2 इज अलाउड टू प्लेस ऑन फाइल ऑफ पावर ऑफ अटॉर्नी एग्जीक्यूटिव इन फेवर ऑफ डिफेंड नंबर 1। मतलब वो फादर था, वो अपने बेटे के बिहाफ पे वो फाइल कर सकता है, अटॉर्नी पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकता है। लेकिन कोई प्रोविजन मौजूद नहीं है दोस्तों इसमें कि सेक्शन 18 है वो सिर्फ वाइफ के लिए प्रधानशील हो। तो उसका इसमें ये बहुत अच्छी जजमेंट है, अगर आप इसको गो थ्रू करेंगे। इसके अलावा जो है एक और जजमेंट है 2009 ACMR पेज नंबर 484। इसमें डिफेंडेंट ने जो है रेज किया था अपनी उसके वाइफ के केस में कि मेरा गोल्ड नारनामा 5 तोला जो था वो वाइफ लेकर गई थी। तो उस हवाले से ये उसका जो ऑब्जेक्शन था, मतलब ये क्लेम था, failure to husband to raise of such objection to appropriate stage debarred him from the rising such plea before the Supreme Court। और उस चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टॉपिल करार दिया। हालांकि कानूनी शहादत इस पे अप्लाई नहीं होता है सेक्शन 17 के तहत, फिर भी स्टॉपिल का जो टर्म है वो कानूनी शहादत में ही आता है। तो वो उन्होंने कहा कि उस वक्त इन्होंने रेज नहीं किया, बाद में किया, तो उसका जो वो क्लेम बार्ड हो गया, टाइम बार्ड हो गया। ये एक अच्छी जजमेंट है 2009 ACMR 484। दोस्तों एक और जजमेंट है, बहुत ज़बरदस्त जजमेंट है 2018 CLC 1350 1350। हस्बैंड जो है उन्होंने भी रिटन स्टेटमेंट में क्लेम किया था, काउंटर क्लेम किया था, काउंटर क्लेम ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स बाय हस्बैंड। रिटन स्टेटमेंट इसको नाइदर सेक्शन नो नॉर शेड्यूल Section 5 Family Court Act envisaged that the husband defendant could establish the counter claim of gold ornaments in his written statement। इसी में सेम सिचुएशन है दोस्तों। ये भी बहुत अच्छी जजमेंट है, अगर इसको आप गो थ्रू करेंगे बहुत फ़ायदेमंद जजमेंट है। लेकिन ऊपर जो मैंने पहला जजमेंट दिया था वो सेक्शन 9 को पूरे को एलाबोरेट करता है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।